क्या बोलती है पब्लिक। वेलकम बैक टू द ब्यूरोक्रेट चैनल। और आज हम करेंगे द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आइए बढ़ते हैं हमारे न्यूज़ एनालिसिस के तरफ। 1 मिनट भिड़ू, तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? नीचे जाओ, नीचे नीचू जाओ और वो जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब वाला उसे दबाओ और उसके बाजू में जो घंटी है उसके ऊपर क्लिक करो। चलो बढ़ते हैं द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के तरफ। तो आज का पहला आर्टिकल है नीति आयोग इंडेक्स, जो कि एसडीजी पे निकाली है नीति आयोग ने। यहाँ पे जो बोला है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई के मामले में भाई। नीति आयोग ने यहाँ पे बोला है कि जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है उसमें इन्होंने बात की है कि जो क्लीन एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट है जो 2020 में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, पर मेजर डिक्लाइन देखने मिला है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, जो इकोनॉमी की बेस है वो ये तीन ही है। तो इंडस्ट्री जिससे एम्प्लॉयमेंट आता है, इनोवेशन जिससे एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट होता है, और तीसरा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे फिर जॉब क्रिएशन होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया हुआ पैसा मनी मल्टीप्लायर का इफ़ेक्ट देता है। मतलब 1 रुपये खर्च करोगे तो इकोनॉमी में 10 रुपये का इफ़ेक्ट गिरेगा। तो ये तीन चीज़ ने प्रोग्रेस नहीं किया है इकोनॉमी में। बाकी आप देखोगे कि जो है क्लीन एनर्जी ने प्रोग्रेस किया है, अर्बन डेवलपमेंट ने प्रोग्रेस किया है और हेल्थ सेक्टर ने प्रोग्रेस किया है। हेल्थ सेक्टर तो बट ऑब्वियस बढ़ना ही था क्योंकि कोविड में इतना ज़्यादा पैसा जो खर्चा हो गया उस पर। उसके आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ ये की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ओमिट कर दिया है, जिसके चलते इनका जो इनक्वालिटी एसडीजी है वो इम्प्रूव हुआ है। बट ये क्यों इम्प्रूव हुआ है? सिर्फ ये ओमिशन की वजह से इम्प्रूव हुआ है। आप देखेंगे कि केरला ने जो टॉप पोजीशन रैंक की है 75 स्कोर के साथ, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने 72 स्कोर के साथ सेकंड रैंक हासिल किया है। और इसके बाद आता है बॉटम से बिहार, झारखंड, आसाम, ये तीनों वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बने हैं। मिज़ोरम और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा गेंस देखने मिले आपको। और ऐसे ये जो 2030 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का डेडलाइन है, उसके लिए नीति आयोग ने बताया है कि हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा। और यहाँ पे नीति आयोग बोल रही है कि जो इंडेक्स उसने 2008, यहाँ पे नीति आयोग ने जो 2018 में इंडेक्स लॉन्च किया था उसमें उसने कंट्री का जो प्रोग्रेस था वो चेक किया था कि डाटा ड्राइवन असेसमेंट के थ्रू, मतलब जो डाटाज है उसके बेसिस पे जो कंट्री का प्रोग्रेस चेक किया था। और दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लाने के लिए इसने ये इंडेक्स लॉन्च करना शुरू किया। तो इस इंडेक्स का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला तो जो है कि जो कंट्रीज़ का प्रोग्रेस है वो चेक करने के लिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने कंट्री ने कितना प्रोग्रेस किया है। और दूसरा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब जैसे हमारे अंदर हम यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर बोले तो एकदम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वैसा इसके अंदर भी है। तो वैसा सारे स्टेट्स में आपस में ना एकदम जोश आना चाहिए, एकदम बोले तो एकदम हाई लेवल वाला। तो उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके नीचे जो देख सकते हैं हम, यहाँ पे जो बोला है कि कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी राइज होने के चांसेस देखने मिले हैं यहाँ पे। और इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो नीति आयोग का इंडेक्स है, इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है जो है इनइक्वालिटी पे, बट इनके इंडिकेटर्स पे शक किया जा सकता है। बोले तो एकदम गापचिक झोल है भाई। तो यहाँ पे बोला है कि जो गोल एसेस करते हैं वहाँ पे थिंक टैंक में जो गोल पोस्ट है, जो थिंक टैंक ने गोल पोस्ट चेंज किया है उसके ऊपर बहुत सारा जो ले। तो इसमें देखते इंडिकेटर्स क्या इसने ये किया है। जो 2019 का इंडिकेटर्स था उसमें उन्होंने ग्रोथ रेट्स फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया था, जिसमें जो बॉटम 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन है उनका जो डाटा डाला था, और प्लस ये गिनी कोएफिशिएंट को इंक्लूड किया था। गिनी कोएफिशिएंट क्या है? ये एक इनइक्वालिटी मेजर करने का जो है
इनकम इनइक्वालिटी मेज़र करने का जो है गिनी कोएफिशिएंट तुम्हारा एक ये टूल है जिसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, कि जिसे इंडिया में जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो इंडिया का 90% वेल्थ जो है हाथ में लिए बैठी है, और दूसरा जो इंडिया की 90% पॉपुलेशन है वो इंडिया का 10% वेल्थ हाथ में लेके बैठी। तो ये मेजर किया जाता है गिनी कोएफिशिएंट से। बट 2018 में जो ये इंडिकेटर्स था उसमें पल्मा रेशो भी इंक्लूड किया था और मैट्रिक इनकम इनक्वालिटी भी ये जो है इंक्लूड किया था। तो हमें देखा जाएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स चेंज हुए दिख रहे 2020 में। तो जो वेटेज सोशल इन इक्वालिटी इंडिकेटर्स को 2020 के एडिशन में काफ़ी ज़्यादा वेटेज देखने मिला है, कि जो वुमेन का परसेंटेज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज है, इस बेसिस पे जो स्टेट लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन है, पंचायत में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, और तीसरा जो लेवल्स ऑफ क्राइम है SC ST कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट उसमें। तो यहाँ तीन इंडिकेटर्स के बेस पे उन्होंने इंडेक्स लॉन्च किया। पहला वुमेन, परसेंटेज ऑफ वुमेन, दूसरा SC ST किसमें, दो चीज़ों में, एक तो स्टेट लेजिस्लेचर में और दूसरा पार्लियामेंट जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है। और तीसरा इंडिकेटर जो है वो जो SC ST के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो क्राइम के रिगार्डिंग जो ये तीसरा इंडिकेटर लिया गया। और ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ये सिर्फ परसेंटेज जो है लोएस्ट 2 वेल्थ क्विंटल्स का है। तो और यहाँ पे देखा गया आगे की जो बोला है इन्होंने कि इन स्पाइट ऑफ लाइक सो मैनी गवर्नमेंट स्कीम्स जो क्लीन वाटर एंड SHG अभी भी जो है 5% ड्रॉप हुआ है, और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्रॉपिंग पॉइंट्स 55% है, 55 पॉइंट्स है, और जो डिसेंट वर्क का जो पॉइंट्स है वो 61 से ड्रॉप हुआ है, 3 पॉइंट से 61 पॉइंट तक ड्रॉप हुआ है। और SHD ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉवर्टी और हंगर पे है, ये दोनों ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया है। तो जो है पॉवर्टी और हंगर ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया, बट मेरे हिसाब से शायद आने वाले टाइम में ये दोनों सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो रिसेंटली जो इनइक्वालिटी जब भी इकोनॉमिक में इनइक्वालिटी बढ़ता है तो ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है। एक तो पॉवर्टी हो गया, दूसरा हंगर हो गया, और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट में आप देख रहे अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो चल रहा है वो तो आपको देखने मिल रहा है, बट ये दो इंडिकेटर्स भी काफ़ी जल्दी चेंज होते हुए दिखेंगे आपको। आइए बढ़ते दूसरे आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विनोद दुआ करके एक जर्नलिस्ट थे, उन्हें सिडिक्शन एक्ट के थ्रू जो है ये केस किया गया था उनके ऊपर, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, इसको हटा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोलती है कि जो जर्नलिस्ट है उन्हें जो गवर्नमेंट के मेजर्स है उन्हें ब्रूचुअली क्रिटिसाइज करने का पूरा अधिकार है, लीगल मींस थ्रू, इलीगल मींस थ्रू नहीं। और दूसरा जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिला है जर्नलिस्ट को, वो सिडिक्शन नहीं छीन सकती है, कि आप सिडिक्शन के चार्जेस लगा के किसी भी जर्नलिस्ट का जो है फ्री स्पीच का राइट नहीं छीन सकते हो। और इवन यहाँ हुआ क्या था, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ना जो रूलिंग रिजाइम है उसकी क्रिटिसिज्म की थी यूट्यूब टेलीकास्ट पे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है उन्हें मतलब सिडिक्शन चार्जेस डाल दिया गया था उनके ऊपर। और इवन जो ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये जो क्रिटिसिज्म होता है गवर्नमेंट का वो सफिशेंट नहीं है अकेला कि सिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूट करने को, जबकि यहाँ पे जो अटर ऑनेस्टी और रीजनेबल क्रिटिसिज्म होना चाहिए वो उल्टा एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कम्युनिटी को, रैदर देन वीकनेस। ये वीकनेस नहीं है, एक स्ट्रेंथ है कम्युनिटी की। अब यहाँ पे ये केस याद रखना, 1962 का केदारनाथ वर्डिक्ट जो हुआ था उसमें जो बोला गया था कि commenting in strong terms upon the measures or act of the government or its agencies so as to ameliorate the condition of the
people or to secure the cancellation or alteration of those act of measures by lawful means without excitement through feelings of enmity and disloyalty will imply excitement to public disorder or the use of violence is not sedition। मतलब क्या बोला गया इसमें कि गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, एमोलरेट मतलब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है या फिर उनकी खामियां निकालना, तो ये जो है सिडिक्शन तब तक नहीं माना जाता जब तक वो पब्लिक डिसऑर्डर को हार्म करे, डिसलॉयलिटी हो और जो एनिमिटी ग्रुप हो उसे मतलब ये बढ़ावा दे, तब तक इसे सिडिक्शन नहीं माना जा सकता। और ये जो केदारनाथ का जजमेंट है, हर जर्नलिस्ट इसके तहत प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसमें इन्होंने बोला है 1962 के जजमेंट में कि सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसे सिडिक्शन बोला जाता है, वो इंटेंडेड है सिर्फ पनिश करने के लिए जो ये अनलॉफुल क्रिटिसिज्म है वायलेंट मींस थ्रू, उसे सिर्फ ये सप्रेस करने के लिए, सारे क्रिटिसिज्म को नहीं। देखिए, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट को आप पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हो ताकि वो इम्प्रूव करे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म में लेग पुलिंग होता है, मतलब आप समझ सकते हो कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा भी कर रही है तो भी आप उसे उंगली किए जा रहे हो। इतना उंगली करोगे तो फिर वो मुड़ के तो जवाब देगी भाई। तो इसके आगे इसमें बोला गया था कि रोहन दुआ का जो एक प्ली उन्होंने डाला था कि जो एक कमेटी बिठानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट थ्रू, जो कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और या तो कोई जज डेजिग्नेटेड बाय हिम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये तीन लोगों की कमेटी जो है बिठानी चाहिए ताकि ये लोग देख सके कि ये कोई केस अगर आता है तो वो सेडिक्शन है या नहीं है। तो ये इनके थ्रू जो प्ली डाला गया था वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो कमिटी है ये एक्चुअली कोर्ट ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि कोर्ट बोल रही है कि वो उसके स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में नहीं आता है और वो लेजिस्लेटिव के डोमेन में एनक्रोच नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, कोर्ट का काम यही होता है कि जो बने हुए लॉज है उसके ऊपर वो डिसाइड करे कि जो केसेस आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सिर्फ लॉफुल है या नहीं है वो डिसाइड कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो डिसाइड कर सकता, बट ये नहीं डिसाइड कर सकता कि लॉज क्या बनाना है या कौन से लॉज पे अभी काम करना चाहिए। तो ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये एक्चुअली लेजिस्लेचर का पार्ट है। और ये देखिए, इन्हें अक्यूज्ड किया गया था फेक न्यूज़ के चलते, जो कि ये काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, अगर आपको नहीं पता हो तो ये काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है। और इन्होंने बोला है कि जो सेडिक्शन के चार्जेस जो है, कभी कभार पब्लिक न्यूसेंस, प्रिंटिंग ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल्स एंड मेकिंग सेंटेंस कंडक्टिव टू पब्लिक मिसचिफ, ये सारा भी इंक्लूड होता है। आइए देखते हैं सेडिक्शन के बारे में कुछ बेसिक। ये एक्चुअली 17वीं सेंचुरी का लॉ है जो इंग्लैंड ब्रिटेन ने बनाया था इंडिया के लॉ मेकर्स के इंडिया में, ताकि वो जो लॉ मेकर्स है उनके सिर्फ गुड ओपिनियंस को सरवाइव कर सके। मतलब गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो आवाज़ उठती है सिर्फ उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, जो डेट्रीमेंटल में जो ऑपोजिट में उठती है उन्हें सीधे जेल में डाल सके। तो ये जो सेडिक्शन का लॉ था ये बोरो किया गया था सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी इन 1870। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि इंडियन पीनल कोड कब कोडिफाई हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज किसके रिजाइन में, किस गवर्नर जनरल के रिजाइन में हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था, ये कमेंट में लिख के बताइए मुझे। और ब्रिटिश यूज्ड दिस सेडिक्शन लॉ टू कन्विक्ट एंड सेंटेंस, सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को कन्विक्ट और सेंटेंस करने के लिए ये लॉ यूज़ किया था। जो फर्स्ट प्रोसिक्यूटर्स थे इनके तहत वो बाल गंगाधर तिलक है जो 1907 में प्रोसिक्यूट किए गए थे। और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रेस एक्ट के तहत जो प्रेस इंसाइटमेंट ऑफेंस के तहत अगर पहली बार कोई जेल गया था तो वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी गए थे उनके बंगाली न्यूज़पेपर के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। देखिए, आपको एक चीज़ तो देखने मिलता होगा, जैसे कि
आपके फ़ोन में अगर कोई ऐप इंस्टॉल करते हो आप, तो वहाँ पे आता है अलाउ योर डाटा टू यूज़, अलाउ एक्सेस टू फाइल, अलाउ एक्सेस टू कैमरा। बट ये अगर आप एक्सेस नहीं दोगे तो आप ऐप ही नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ये ज़बरदस्ती है एक तरफ से। तो यहाँ पे यही बात जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने MeIT ने लेके आया है कि व्हाट्सअप जो है एक ट्रिकी कॉन्सेंट यूज़ कर रहा है अपने अपडेटेड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी में। अगर कोई उसे नहीं अपडेट करता है तो वो उन्हें नोटिफिकेशन के साथ बम्बार्ड कर देता है। और ये जो है मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिया है व्हाट्सएप को कि इसे हटाने के लिए, बट मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को अर्ज किया है कि उन्हें डायरेक्शन देने के लिए इसे हटा दे। बट ये जो है एक्चुअली जो प्राइमा फेसिया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे जो है CCI ने बोला है एक इन्वेस्टिगेशन वो अरेंज करेगा व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के रिगार्डिंग। और इवन वो ये देखेगा कि मतलब इसमें क्या ये इवन देखेगा कि और सारे कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें ये सारा चीज़ हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सारे चीज़ प्राइवेसी, ट्रिकी प्राइवेसी कंसेंट बोलते हैं उसे, वो देखने मिलेगा। ये जो है मेरिट बेस पे जो है व्हाट्सअप के मार्केटिंग पोजीशन को लेके किया जाता है। देखिए जो अगर कोई कंपनी फेमस है मार्केट में, तो इवन दो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गिव कंसेंट टू दैट ऐप, बट क्योंकि उसका नाम है मार्केट में, तो आपको ज़बरदस्ती मतलब आप अगर यूज़ करना है ऐप तो आपको देना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने ये बात की है, ये एक्चुअली किसके रिगार्डिंग हुआ, एक सीमा सिंह करके एक मैम है जिन्होंने व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को चैलेंज करते हुए पेटिशन डाला था जो मिनिस्ट्री में, और जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाला था। और इसमें जो है कि उन्होंने बोला था कि जो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो है ये काफ़ी रिस्की है, ये राइट टू प्राइवेसी के लिए, जो कि आर्टिकल 21 के तहत जो है तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। इसके रिगार्डिंग के पुट्टू स्वामी केस भी याद रखिएगा आप सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये सिमिलर पेटिशन काफ़ी सारे सोशल मीडिया एंटिटी में भी देखने आए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो IT रूल है नया प्राइवेसी पॉलिसी, इसके IT रूल 2011 के ट्यून में नहीं है। तो यही बात यहाँ पे की गई है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये ट्रिकी कंसेंट क्या है। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, देखो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं एक बेसिक दे दूँ आपको कि ये बनी थी कि अगर फेयर कंपटीशन मार्केट में नहीं हो रहा है तो ये कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ये इसी के लिए बना था, इसी के रिगार्डिंग बना था। तो ये अगर कोई भी कॉमर्शियल मार्केट में अगर आप देखोगे कुछ भी अगर अनफेयर मीन्स यूज़ हो रहा है तो ये CCA आपको ज़रूर पिक्चर में आते हुए दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट जो है ये बनाने की तैयारी शुरू हुई है। अब ये सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट है क्या, एक्चुअली में जो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट है ये कंसिस्ट करता है न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और नेशनल आर्chives। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रपोज किया है ये सेंट्रल विजिटा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2019 में। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी पुराने वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग के जस्ट बाजू में। अभी का पार्लियामेंट बिल्डिंग गोल में है और जहाँ बहुत सारे पिलर्स हैं ऐसे देखने मिलेंगे आपको। बट ये जो नया पार्लियामेंट बनेगा ये ऐसे बनेगा ताकि सेफ्टी इश्यूज भी जो है हट सके। और इसके साथ एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा और 3 किलोमीटर का राजपाथ को रिवैम्प किया जाएगा, वापस से मतलब अच्छे से रिनोवेट किया जाएगा, जो कि इंडिया गेट के तरफ राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तरफ राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के तक एंड होती है। और नॉर्थ साउथ ब्लॉक को यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाने का जो है फैसला लिया गया है। आप इसका हिस्ट्री देख सकते हैं कि दिसंबर 1911 में आपको याद होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के चलते जो किंग जॉर्ज 5 जो है इंडिया में आए थे, दिल्ली दरबार जो है इनिशिएट किया गया था और इसी दिल्ली दरबार में जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड किया गया था। और इवन भी जो बंगाल को जो है ये एक छोटा सा पार्ट अलग किया गया था बंगाल से
तो इसी दिल्ली दरबार में जो है इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दिल्ली दरबार में जो है कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5 भी हुआ था। तो इसी दिल्ली दरबार में उन्होंने डिसाइड किया गया था कि जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनेगा यहाँ पे। तो उस काम के लिए एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट ब्रेकर को असाइन किया गया था। अगर आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे तो आपको ये दो नाम इंडो नियो रोमन में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये 1911 इज़ द ओनली बिगनिंग ऑफ नियो रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। देखिए, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो आपको भी मज़ा आएगा और इवन आप मल्टी डायमेंशनल बनेंगे और आंसर्स लिखते टाइम ना आपके पास पॉइंट्स की कमी नहीं होगी। बट अगर आप सिंगल वे में यूनी डायमेंशनल वे में चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आंसर राइटिंग में। तो ये जो एडविन लुटन्स को और हर्बर्ट ब्रेकर को जो है आर्किटेक्चर बनाया गया था यहाँ पे। तो इसमें देखिए हुआ क्या था, जब बीच में कुछ तो इशू हो गया था हर्बर्ट ब्रेकर और एडविन लुटन के बीच में, मारा पीटी भी हुई थी, एज इफ़ आई हैव रेड इन हिस्ट्री कि स्ट्रीट फाइट हो गई थी। तो उसके बाद हर्बर्ट साइमन को जो है साउथ अफ्रीका भेज दिया गया था। इसके बाद इन्होंने सेम आपको देखने मिलेगा जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वैसे ही साउथ अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है वो भी आपको सेम टू सेम ही देखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है जो इंडियन पार्लियामेंट से। तो ये दोनों को एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर को यहाँ पे ये काम दिया गया था, जिसमें से हर्बर्ट बेकर ने सेम यूनियन बिल्डिंग्स एट पेट्रोराज साउथ अफ्रीका को इंडिया के जैसा बनाया था। ये देखिए पॉइंट्स, ये सेम मैचिंग पॉइंट है ये कि इसी ने बनाया था। और पार्लियामेंट हाउस जो है वो डिज़ाइन किया गया था ल्यूटेंस और बेकर्स दोनों मिल के डिसाइड किए थे दोनों ने। और इसके बाद जो राष्ट्रपति भवन है ये डिज़ाइन किया था अकेले एडविन ल्यूटेंस ने। जैसा मैंने बताया स्ट्रीट फाइट होने के बाद जो है हर्बर्ट बेकर चले गए थे साउथ अफ्रीका, तो इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति भवन अकेले डिज़ाइन किया गया था। और एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट राष्ट्रपति भवन पे ही हुआ था। और ये जो राजपाथ है वो राजपाथ के मैटर पे हुआ था कि राजपाथ कैसा होना चाहिए। तो इनके अंदर ये इशू हुआ था कि जो एलिवेटेड पार्ट है वो एलिवेटेड पार्ट पे राष्ट्रपति भवन आना चाहिए। बट जो एडविन ल्यूटेंस को ये नहीं, एडविन ल्यूटेंस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकली सोच रहे थे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजिकली फ्रेजाइल है, इसलिए वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन नहीं होगा। और इसी के चलते जैसा मैंने बताया स्ट्रीट फाइट वगैरह हुई इनके बीच में। और बोले तो ये दोनों आपस में चप्पल जूता फेंक के मार रहे थे एक दूसरे को। तो ये सेक्रेटरीट यहाँ पे बनाया गया था हर्बर्ट बेकर के थ्रू। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये जो है सेंट्रल विजिटा का जो है एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये न्यू पार्लियामेंट है बिल्डिंग की, और इसके बाजू में ही आप देख सकते हो ये ओल्ड पार्लियामेंट है, ये न्यू पार्लियामेंट है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप जो है पीएम और वाइस प्रेसिडेंट्स का जो रेसिडेंस है, ये देखिए यहाँ पे है, ये पीएम और वाइस प्रेसिडेंट्स का रेसिडेंट है। और दूसरा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट जो कि ये है। और ये जो है नया बिल्डिंग है पीएमओ का, ये देखिए ये नया बिल्डिंग है। ये राजपाथ है जो कि ये देखिए यहाँ पे इंडिया गेट है। ये नेशनल वॉर मेमोरियल है। ये रक्षा भवन है, रक्षा भवन डिफेंस मिनिस्ट्री। और ऐसा ये 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपाथ है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है। देखिए ये राष्ट्रपति भवन है, ये इंडिया गेट है देखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको बता दूं, वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है फिर भी बता दूं कि 20,000 करोड़ एस्टिमेटेड कॉस्ट माना जाए। बट लोग बोल रहे हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इम्प्रेशन होगा। आइए देखते हैं दूसरे आर्टिकल में क्या बोला गया। इसमें बोला गया कि 30% जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है ग्रेन्स अभी तक स्टेट ने नहीं दी है। तो इसमें देखिए आप काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने फूड एलोकेशंस के लिए डिक्लेयर किया था, लेकिन मई का कोटा अभी तक स्टेट ने पूरा नहीं किया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। इवन आप कई स्टेट्स में देख सकोगे कि जो है
फूड जून 1 तक भी मे का कोटा ख़त्म नहीं हुआ था, इवन जो जून में भी उन्होंने अभी चालू नहीं किया। तो इसी के रिगार्डिंग जो फूड सेक्रेटरी है सुधांशु पांडे, उन्होंने बोला है कि स्टेट जो है रेशंस प्रोवाइड करे माइग्रेंट्स और दूसरे लोगों को जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग ऑर्डर दिया था ये इंडिकेट करते हुए कि सेंटर कुछ भी इंटेंड नहीं करता है लास्ट ईयर का स्कीम रिवाइव करने के लिए, तो स्टेट को ही इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस है इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स और जो लोग हैं विदाउट राशन कार्ड, तो उन्हें यहाँ पे ये करना पड़ेगा। देखिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत 79.25 करोड़ बेनिफिशरीज़ है, जिसमें से 55 करोड़ बेनिफिशरीज़ ने 5 किलो का पर केजी का राशन ले चुके हैं जो फ्री व्हीट और राइस है। बट बाकी जो बचे उन्होंने अभी भी ये नहीं लिया है, मतलब ये लाभ नहीं उठाया, फ़ायदा नहीं बोलना चाहिए, ये लाभ नहीं उठाया जो सरकार के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं जो पेंडेमिक में। और आप देखेंगे कि 30% जो है 30% से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला है, और 90% बेनिफिशरी है जो उन्हें जो है रेगुलर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स ही दिया जा रहा है। जो पीएमजी गरीब कल्याण, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो फूड ग्रेन्स नहीं दिया गया है, इनमें से कुछ स्टेट है जो मध्य प्रदेश, गोवा, ओडिशा और राजस्थान, इन्होंने तो मे का कोटा अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू ही नहीं किया है जैसे मैंने बोला। और सेंट्रल यहाँ पे देखिए एडवाइजरी इशू की है स्टेट को कि जो स्पेशल ड्राइव है, जो उन्होंने स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया है राशन कार्ड इशू करने का, वो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस जो है सोसाइटी के, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स और स्ट्रीट डेलर्स हैं, उनको ये नहीं मिला है। तो इसके चलते जो है काफ़ी पुअर और नीडी पर्सन को है जो उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है राशन कार्ड ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके चलते इन्होंने बोला है कि स्टेट को रिक्वेस्ट किया है कि ये सारे लोगों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे, और जो प्रीवियस कवरेज है एनएफएस का उसे नेशन वाइड कवरेज बनाए, और दूसरा ये जो गैप है 1.97 करोड़ का बेनिफिशियरी का गैप है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। और यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया कि 14 स्टेट अपना कोटा लिमिट पूरा रीच कर चुकी है, तो उनके पास अभी नए बेनिफिशरीज़ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो है एनालिसिस का डाटा जो है एनएफएसए का डाटा जो है ये दिखाती है कि सबसे ज़्यादा कवरेज गैप किस किस के स्टेट में, एक तो हिमाचल प्रदेश जिसमें 23% गैप है, दूसरा मध्य प्रदेश जिसमें 14% गैप है, और गुजरात है 9% गैप। और लार्जर स्टेट जो है, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा गैप नहीं, हमेशा आपको 5% से कम गैप में देखने मिलेगा, जो कि उन्हें यूज़ होता है नया राशन कार्ड इशू करने के लिए, तो उतना गैप चलता है। और यहाँ पे May 24 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स और पुअर पीपल है, जो अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो उन्हें आत्मनिर्भर स्कीम के तहत जो है ड्राई राशन, जो है सूखा अन्न देना चाहिए, ताकि वो अपना सस्टेनेंस मेंटेन कर सके। अब आइए थोड़ा इसके बारे में बेसिक पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज स्कीम क्या है। ये एक्चुअली जो है फाइट है जो पुअर लोग कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जिसमें जो है एनएफएसए को बोला गया था कि वो एडिशनल 5 kg जो ग्रेन्स है, वीट या राइस दोनों में से कुछ भी, जो एडिशनल 5 kg सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स जो पहले से देती है उसके एडिशनल में दे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। और जो बेनिफिशरी है 1 kg दाल जो है बेनिफिशरीज को पल्सेस जो बोल सकते हो आप फ्री में देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रीजनल प्रेफरेंसेस, कि जो स्टेट में जो पल्सेस खाया जाता है या जो पल्सेस अवेलेबल है वो दिया जाए। देखिए सेक्शन 10 के जो एनएफएसए में आपको उसमें देखने मिलेगा कि जो पर्सन्स किसी पर्सन्स को जो है अन्न योजना के तहत जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड का दर्जा दिया जाता है। ये इसमें कैटेगराइजेशन करते हैं कुछ लोगों को AAY अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्डर, ये 2 लोगों को क्लासीफाई किया जाता है। ये जो 2 की है दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है, जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं या काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए। और सेक्शन 38 जो है एनएफएसए का मैंडेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम से टाइम स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सके ताकि वो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाए।
अब देखोगे यहाँ पे आत्म भारत पैकेज क्या है। इन्होंने डिसाइड किया था कि जो फ्री फूड ग्रेन्स है अदर बेनिफिट्स के साथ, जो माइग्रेंट लेबर वर्कर्स जो एनएफएसए के अंडर नहीं कवर्ड है या टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड्स के अंदर नहीं कवर्ड है, उन्हें यहाँ पे ये दिया जाए। आइए देखते हैं एनएफएसए क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जबकि प्री में 2 से 3 साल से कंटिन्यूस इस पे क्वेश्चन आ रहा है, और इवन मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्टली नहीं बट लाइक डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ज़रूर आता है। ये 10 सितंबर 2013 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत जो है फूड ग्रेन्स और जो नेशनल सिक्योरिटी का अप्रोच यूज़ किया गया था, जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे ये इंश्योर किया गया था कि जो है अच्छी क्वालिटी में जो अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो पीपल को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनकी जो डिग्निटी है वो अपनी लाइफ है ना अच्छी से डिग्निटी के साथ ये सस्टेन कर पाए। इसका कवरेज क्या है, देखिए 75% रूरल पॉपुलेशन का कवरेज है और 50% करीबन अर्बन पॉपुलेशन का कवरेज है, जो कि रिसीव करेगी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहला जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है उन्हें कवर किया जाएगा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस देगी उन घरों को कवर किया जाएगा अन्न योजना के तहत, अंत्योदय अन्न योजना के तहत। इसका प्रोविजंस क्या है, देखिए 5 kg फ्रूट ग्रेन्स देने की बात हुई है यहाँ पे। 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये पे जो है 3 रुपये पे राइस, 2 रुपये पे वीट, 1 रुपये पे कोर्स ग्रेन दिया जाएगा। और जो है ये अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स है, उन्हें 35 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया गया है, इतना याद रखिए, पर हाउस होल्ड पर मंथ। और ये जो ऊपर वाला इस पर पर्सन पर मंथ है, मतलब अगर आपके फैमिली में 5 लोग हैं तो आपको 15 kg राइस मिलेगा, 10 kg वीट मिलेगा, सॉरी मतलब आपको अगर हाँ 15 kg राइस वीट, या तो 15 kg राइस, 15 kg वीट, या तो 5 kg कोर्स ग्रेन, ये तीनों में से कोई एक ले सकते हो आप। और इसके तहत जो है मील एंड मैटरनिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किया गया था, जिसके तहत 6,000 रुपये जो है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को देंगे, ताकि 6 महीने ताकि वो मतलब न्यूट्रिशन्ड रहे। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया में जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और NNR है, जिसका डाटा आपको बता दूं मैं, जो नियोनेटल फर्टिलिटी रेट है जो, वो करीबन ये IMR इंडिया का 70 है। मतलब 70 बच्चे जो हैं, 1,000 बच्चे अगर लाइव पैदा होते हैं तो उसमें से 70 बच्चों की मौत हो जाती है। और इसी का जो है 28% इसी का जो है 28 जो नियोनेटल रेट है इंडिया में 28 है। ये नियोनेटल रेट चाइल्ड के वजह से नहीं है, मदर के लो न्यूट्रिशंस के वजह से है, जो कि काफ़ी बेकार कंडीशन होती है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए ये मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उनका हेल्थ अच्छा हो, और जो बेबी भी है वो भी स्वस्थ हो। इसमें जो चिल्ड्रंस को 14 एज तक जो है मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है, मील्स प्रोवाइड किया जाता है, और फूड सिक्योरिटी अलावेंस का भी इसमें एक प्रोविज़न है। और इवन ये ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज़्म का भी यहाँ पे जो है रोल है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों पे प्ले किया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा आर्टिकल के तरफ, आइए बढ़ते दूसरे आर्टिकल की तरफ। इसमें सिर्फ इतना ही है। देखिए ये आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इतना एक बेसिक बता दूं कि जो मनरेगा वेज बेनिफिट स्कीम है, उसके तहत गवर्नमेंट ने बोला था कि जो SC ST है उसका जो फंडिंग, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट को कैटेगराइज कीजिए SC ST के इसमें। और दूसरा मतलब ताकि ये जो पता चले कि बजटरी आउटले में से कितना ज़्यादा बेनिफिट SC ST को प्रोवाइड किया गया है। इसका मेन मुद्दा यही है, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। बट यहाँ पे स्टेट ने कंसर्न रेज किया है कि अगर ये ऐसा करती है तो इसमें या तो अननेसेसरी डिले होगा, कॉम्प्लिकेशंस इन पेमेंट होगा, और तीसरा जो है हो सकता है जो स्कीम के फंडिंग में भी रिडक्शन हो। बस इस आर्टिकल में इतना ही है, मैंने कल अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप वहाँ मेरे
कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पैलेस्टाइन इंडिया का इशू रेस किया गया था, ये भी मैंने कल बताया था कि जो है पैलेस्टाइन के जो रिगार्डिंग जो है UNHRC जो HRC है, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने एक वोटिंग रखा था 24 मेंबर्स का, जिसमें से 9 मेंबर्स ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया और 14 मेंबर्स एब्सेंट थे, मतलब सपोर्ट में कोई वोट ही नहीं आया। तो इसी के रिगार्डिंग ये इशू चल रहा था और अभी भी ये चल रहा है। दूसरा देखेंगे, ईडी ने अरेस्ट किया है RJD मतलब राष्ट्रीय जनता पार्टी के MP अमरेंद्र धारी सिंह को इन कनेक्शन विथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फर्टिलाइजर इंपोर्ट स्कैम। एक और स्कैम इंडिया में। आइए देखते हैं स्कैम है क्या। बड़ा मज़ा आता है स्कैम देखने में। इसमें बोला गया है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को के, उनको जो है ये स्कैम में इन्वॉल्व किया गया है। ये स्कैम में वो भी इन्वॉल्व थे और इस स्कैम में देखो लोग जो अरेस्ट हुए वो इफ़को के मैनेजर है, जो हमने ऊपर बात किया, जो कि इफ़को के मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है। फिर जो उनका नाम है US अवस्थी, परविंदर सिंह गोलार्ड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडिया पोटैश लिमिटेड के, और दूसरे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ज्योति ट्रेडिंग कंपनी के, जो कि दुबई में बेस्ड है। इनके बेटे एक दूसरे स्कैम में भी फंसे हुए, आप देख सकते हो, उसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, वेस्टलैंड, इट्स ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम। तो इस स्कैम में जो है ये लोग इन्वॉल्व थे। कैसे, देखिए इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स है वो कैसे होते हैं कि जो अगर फर्टिलाइजर्स, एक तो कंपनी प्रोड्यूस करती है फर्टिलाइज़र। देखिए कंपनी अगर फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रही है तो उसे समझिए, आप इफ़को का ही एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अगर इफ़को कोई फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने में समझिए 50 kg का बैग है, ठीक है, फर्टिलाइज़र का। तो ये 50 kg का बैग प्रोड्यूस करने में उसे 300 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये जो फर्टिलाइज़र का यूरिया फर्टिलाइज़र्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया गया है कि ये जो है यूरिया फर्टिलाइज़र 200 में ही बिकेंगे। आई एम टेकिंग एन इमेजिनरी, ये आपको समझाने के लिए ताकि इजी पड़े। तो 200 में ही सारा फर्टिलाइज़र्स बिकेगा इंडिया में, चाहे जितने में मैन्युफैक्चर हो। तो ये जो 100 रुपये का डिफरेंस है ना, इस पर सरकार सब्सिडीज़ देती है ये कंपनी को, कि ये डिफरेंस जो है सरकार इनके अकाउंट में पे कर देती है। तो इसी के चलते ये स्कैन हुआ है। ये स्कैन क्या हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ये स्कैम क्या हुआ एक्चुअली, जो फर्टिलाइजर्स है, जो फर्टिलाइजर्स रीजनेबल रेट में देने का ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देने का वादा किया कि अगर आप फर्टिलाइजर्स रीजनल रेट पे सप्लाई करोगे फार्मर्स को, तो जो कंपनी को जो भी डिफरेंस है वो एज अ सब्सिडी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। बट ये लोग क्या करते थे यहाँ पे, ये लोग दुबई से जो है इन्फ्लेटेड रेट पे, ये देखिए आप देख सकते हो, द स्कैम इन्वॉल्व्स इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रॉ मटेरियल्स। ये जो इम्पोर्ट करते थे इफ़को और IPL दोनों मिलके ये फर्टिलाइजर्स जो है ज्योति ट्रेडिंग लिमिटेड से इन्फ्लेटेड रेट पे, अगर समझो 300 का फर्टिलाइज़र है तो ये लोग 600 के रेट पे मतलब ये इंपोर्ट करते थे और उसे सप्लाई करते थे। तो इसमें जो 300 का मुनाफा होता था ये सब आपस में बांट के खा लेते थे, और ताकि सरकार को भी इस पर सब्सिडी सरकार को भी इस पर सब्सिडी देनी पड़ती थी। तो ये जो 300 का नहीं, 400 का डिफरेंस होगा, हमने 200 का एग्जांपल लिया, तो ये जो 400 का डिफरेंस था ये लोग आपस में ही मिल बांट के खा लेते। तो इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे ये जो पूरा स्कैम हुआ है। और ये ऑगस्टा वेस्टलैंड एक्चुअली एक चॉपर स्कैम है जिसमें ये सब अभी इन्वॉल्व है। तो इसके लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं। देखिए ये कोविड रिलेटेड न्यूज़ है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं बता दे रहा हूँ बस, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है एंड टाइम एट दिस एज इज़ वेरी प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया कि मेहुल चोकसी को बात की गई है कि वापस इंडिया लाने की, और इवन जो है डोमिनिका की गवर्नमेंट उसे एक प्रॉब्लम की तरफ ये ट्रीट कर रही है। इवन जो अब ये देखिए पिक्सर है, जॉनसन एंड जॉनसन है और मॉडर्ना, ये दोनों की बात चल रही है एमई से कि जो डोसेस बढ़ाने की बात चल रही है यहाँ पे, और इवन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है।
यहाँ पे 187 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है उसके जो मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिगार्डिंग मोदी जी को। इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स, हिस्टोरियंस, एक्टिविस्ट, ऑथर्स, फिल्म मेकर्स, प्रोफेशनल्स ये सारे इन्वॉल्व है। आप देखेंगे नाम अरुणा रॉय, कौशिक बासु, काफ़ी ज़्यादा फेमस कौशिक बासु जर्नलिस्ट है। और दूसरा रोमन थापिल, ये रोमिला थापर, ये हिस्टोरियन है। आप देख सकते हैं इनकी बुक भी हम पढ़ते हैं। हर्ष मंदर है, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रीड दैट। हर्ष मंदर है, राजमोहन गांधी है, विल्सन बेजवाड़ा है और प्रभात पटनायक है। तो इन्होंने जो है रेस किया गया, इन्होंने बोला है कि सिविल सोसाइटी को सपोर्ट कीजिए ताकि वो पेंडेमिक को स्टेप अप करने में कामयाब हो, बस यही है। और एक टीचर्स के लिए खुशखबरी की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है, मतलब आप कितने बार भी उसे दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए LAC लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है जो डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। ये लाइन ऑफ जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली में है कहाँ पे। देखिए इंडिया का मैप आप देखोगे तो इंडिया का मैप देखिए ये है इंडिया का मैप। देखिए मैं इतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट कोशिश करूँगा कि आपको सही एक व्यू दे पाऊँ, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप देखेंगे आप। ये देखिए ऐसा इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये रीजन है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे चाइना है पूरा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ पे बताया गया है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, बट ये म्यूचुअल होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। और ये होप करते हैं कि पीस और जो है ट्रैंक्विलिटी में जो बॉर्डर एरियाज़ में इसका काफ़ी ये रिजल्ट आया वैसा। और यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर में भी टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए इंटरनल मैंने इसे इसलिए डाला है क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मैंने डाला है कि बॉर्डर टेंशंस कभी भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है गार्ड कम करने की बात की गई है जो जनरल MM नरवाने की तरफ से, बट इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उनका हिस्ट्री देख के। तो ये तभी होगा जब दोनों तरफ से मल्टीलैटरल एक्शन हो, एक तरफ से कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो बस यही बात की गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक नया नॉर्म्स आया कि जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स को आप अगर वापस से रिक्रूट करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको जो है CVC के थ्रू जो क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म प्रोसीजर एब्सेंट है तो कभी कभार ऐसे पर्सन्स को भी जो है वापस से रखा जाता है जो कि काफ़ी इन्वॉल्व है करप्शन चार्जेस, या आप बैड हिस्ट्री बोल सकते हो उनका वर्किंग का उसमें। तो यहाँ पे जो है ऑल इंडिया सर्विसेज जो है IAS IPS IFS के थ्रू इन सर्विसेज और ग्रुप A सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए जो भी इक्विवेलेंट है और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल कंट्रोल करिए, अगर उसमें आपको किसी रिटायर्ड ऑफिशियल्स को रखना है तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा CVC से। और अगर CVC अगर 15 दिन में जो है कम्युनिकेशन नहीं करती है तो उन्हें एक बार रिमाइंडर दिलाना होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को। अगर 21 दिन में फिर भी कुछ नहीं आता है तो उन्हें क्लियरेंस समझ लेना चाहिए। लेकिन बट अगर एम्प्लॉय आगे चल के किसी भी अनवांटेड चीज़ में इंडल्ज दिखा हुआ मिला तो विजिलेंस इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी जिम्मेदार होगी। ये तो काफ़ी ही ज़्यादा पेचीदा मामला है। और इन्होंने जो CVC ने रिकमेंड किया है कि ये कूलिंग पीरियड भी इंश्योर करे। तो बस इतना ही, आगे देखते हैं क्या। देखिए आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मुझे ये लगा है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। मैं डाउट करता हूँ कि कई लोग ने इसे डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा, किस तरह डिस्कस किया होगा, बट मैं तो बोलूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रीडोमिनेंट होनी चाहिए। ये आर्टिकल में बोला क्या गया है, ब्लैक कार्बन देखिए क्या है। ब्लैक कार्बन क्या है एक्चुअली, ब्लैक कार्बन जो आप अगर कुछ जलाते हो ना तो ब्लैक कार्बन का जो सूट्स निकलता है,
ब्लैक कार्बन का जो सूट्स निकलता है ना, वो जाके कहीं ना कहीं बैठ जाता है, और ये एक बहुत बड़ा अब्जॉर्वर है हीट का। तो जो हिमालयंस में देखिए, हरियाणा में, पंजाब में, ये रीज़न है, जो ये रीज़न है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखोगे स्टबल बर्निंग होती है। तो स्टबल बर्निंग की वजह से जो सूट रिलीज़ होता है, तो वो सूट जब रिलीज़ होता है तो ये जो हिमालयन रीजन है, ये सूट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स पे जाके बैठता है, और जिसके वजह से जो ग्लेशियर्स है ना, मेल्टिंग चालू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्बर है, बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ये 20 साल की है। और आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है इसके वजह से, क्योंकि ये देखिए, इसका सोर्स है PM 2.5। ठीक है, PM 2.5 इसका सोर्स है, जो कि आप देख सकते हो स्टबल बर्निंग से भी आ सकता है। तो ये जब ग्लेशियर पे आता है तो ग्लेशियर को धीरे धीरे मेल्ट करना चालू करता है। तो ये यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्टडी ने यही बोला है कि जो ब्लैक कार्बन है, जो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, इसने जो है ग्लेशियल मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया है। और अभी के टाइम पे जो है, अगर अभी के टाइम के पॉलिसीज़ के हिसाब से चला जाए, तो जो पॉसिबिलिटी है कि जो 50% लेवल इसका कम किया जा सकता है। और ये रिसर्च किस किस एरिया में हुई है, तो आप देख सकते हैं हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश रीजन, माउंटेन रेंजेस में ये स्टडी हुई है, जो बोलती है कि जो ग्लेशियल मेल्टिंग है, इसका पेस जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, क्योंकि एवरेज आइस मास जो है बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे। इसका एक्रोनॉम ले लीजिए आप, HKHK। ये हिमालयन काराकोरम हिंदू कुश रेंज, ये आप आंसर्स में भी लिख सकते हो। देखिए, मेंस आंसर के हिसाब से आपको कभी भी पढ़ना है, आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और ये आप रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक जब इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आएगा तो उसमें कोट कर सकते हो। तो इसमें बताया गया कि 0.3 सेंटीमीटर जो है वेस्ट रेंजेस ऑफ हिमालय, जो कि इस वेस्ट रेंजेस में 0.3 मीटर के हिसाब से पर ईयर ग्लेशियल मेल्टिंग हो रहा है, और ईस्ट रीजन में और तेज़ी से हो रहा है, जो कि 1 मीटर पर ईयर है। तो आप सोचिए, इतने तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, 1 मीटर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, उस तेज़ी के हिसाब से मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे बोला है कि अगर अगर जो करंट पॉलिसी है उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, तो हम 23% रिडक्शन देख सकते हैं, कि जो ब्लैक कार्बन है इसके अंदर 23% रिडक्शन देख सकते हैं। और अगर हम नई पॉलिसीज़ को एनेक्ट करें और इनकॉर्पोरेट करें रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिलेगा। इवन इसमें बोला गया है कि जो ग्लेशियर्स है हिमालयस के, और जो क्लाइमेट चेंज है, ब्लैक कार्बन है, और जो रिसाइलेंस, ये एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू पब्लिश की गई है, ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रिसाइलेंस। ये एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस रिपोर्ट को आप टेक डाउन कर लीजिए, ताकि आप कहीं पे भी या तो आप याद कर लीजिए, या तो इसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये आप कहीं पे भी मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लैक कार्बन है क्या? ब्लैक कार्बन एक शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। बट ग्रीन हाउस गैस की तरह ये बहुत लॉन्ग लिविंग नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने बोला 20 साल तक ये चलता है, जबकि ग्रीन हाउस गैसेस 100 ईयर तक चाहते हैं। तो ये बहुत जल्दी क्विकली वॉश हो जाता है। और इसका एमिशन जो है, अगर एमिशन जो सोर्स निकाल दिया जाए, तो इसे पूरा एलिमिनेट किया जा सकता है। इवन जो है कार्बन एमिशंस में क्या होता है, कार्बन एमिशन जो है वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट दिखाता है, वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशन दिखाता है। बट ये ब्लैक कार्बन के केस में ये नहीं है। ब्लैक कार्बन काफ़ी ज़्यादा लोकलाइज सोर्स में होता है, और इसका इम्पैक्ट भी लोकल ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑनगोइंग सम पॉलिसीज़ मेजर्स है, जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ मेजर है, इस कुछ डिस्कस किया गया है वे फॉरवर्ड, जिसके थ्रू आप जो है ब्लैक कार्बन एमिशन कट कर सकते हो। तो सबसे पहला ये डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि जो है फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स व्हीकल के, उसे हमें एनहेंस करना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि जो डीजल व्हीकल्स है उसे हटा के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसे प्रमोट करना चाहिए। तीसरा बोला गया है कि एक्सेलरेट करना चाहिए लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG को, क्योंकि कुकिंग ऑन लाइक वुड एंड ऑल रिलीज मोर ब्लैक कार्बन। और चौथा बोला गया है कि जो ब्रिक क्लीन है
वो काफ़ी ज़्यादा कोल यूज़ करते हैं, तो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपग्रेड करने। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि अगर 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 सॉरी अगर आप ये एग्जिस्टिंग मेजर्स भी लेते हो, ये एग्जिस्टिंग मेजर्स के साथ ना आपको जो वाटर मैनेजमेंट भी करना होगा, क्योंकि ग्लेशियल मेल्टिंग के साथ देखिए ग्लेशियल मेल्ट होगा, फ्रेश वाटर रिलीज होगा रिवर्स में, तो रिवर्स का लेवल बढ़ जाएगा। इवन आप देखोगे जो वाटर वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करते हुए मिलेगा आपको। 2014 में जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो कि डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ और कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। आप देख सकते हो फ्लडिंग होगा वहाँ पे, जो एलुवियल ये डिपॉजिट्स है वो शिफ्ट होगा, एलुवियल डेल्टास जो है प्लेन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और रिवर की तेज़ी बहुत ज़्यादा होगी, तो मे भी जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ इरोड हो, जिसके वजह से जो है डिपॉजिट डीप सी में अंदर जाके ये डिपॉजिट हो। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने मिल सकती है इन फ्यूचर। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे देखिए बोला है कि रीजनल इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन ही एक वे है जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को। और ग्लेशियल मेल्टिंग्स का यहाँ पे जो कॉजेज ये इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस भी बताया गया, जिसकी वजह से एक तो पहला फ्रीक्वेंट फ्लड होगा, दूसरा सॉइल इरोशन, लैंड स्लिप्स मिलेगा आपको देखने, और चौथा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट होगा। ये जो कि देख सकते हैं आप फरवरी में मानसरोवर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है फ्लड आ गए थे, लैंडस्लाइड्स भी हुआ था उसके चलते। वहाँ पे एक डैम है, वो डैम जो है वो डैम में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो ये आगे बताया कि एयर टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, कि इसमें बोला है कि जो दो तरह से ये जो एयर टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करेगा। पहला तो ये जो है सन रिफ्लेक्शन को है जो कम कर देगा। देखिए जो ग्लेशियर्स होते हैं ये एल्बेडो माने जाते हैं अर्थ के, कि इन पे सनरेज पड़ती है ना तो सनरेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा लाइट होगी और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ये टेक्सचर में, एक तो टेक्सचर में लाइट होनी चाहिए और दूसरा ये कलर में ज़्यादा ब्राइट होगी, ये चीज़ ज़्यादा मतलब सनरेज रिफ्लेक्ट करती है। बट आप देखोगे वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ओपेक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है सनलाइट अब्जॉर्ब करता है। तो ये एक उल्टा ही इफेक्ट है पूरा, कि ग्लेशियर है तो रिफ्लेक्ट करेगी, वाटर है तो और ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सनरेज रिफ्लेक्शन है, जो अल्बेडो है उसे कम करेगा, और दूसरा जो है एयर टेम्परेचर को राइज कर देगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हिमालयंस के लिए बोला गया है कि अगर आपको ब्लैक कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है तो पहला तो आपको कोल्ड ये कुकिंग स्टोव पे काम करना पड़ेगा, दूसरा डीजल इंजन पे काम करना पड़ेगा, ओपन बर्निंग को रोकना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। इसके चलते आपको जो है ये फोर्स जो रेडिएटिव फोर्सिंग में और जो है ग्लेशियल मेल्टिंग में भी। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड बैंक ने बताया कि इसके लिए क्या ये हो सकता है। पहला तो जो है रीजनल गवर्नमेंट है उन्हें कॉल अप लेना पड़ेगा अपने वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ पे, और उन्हें ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि वो बेसिन बेस्ड रेगुलेशन यूज़ करे और प्राइस सिग्नल्स का यूज़ करे, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंसी ला पाए पहला। दूसरा उन्हें केयरफुल प्लानिंग करना पड़ेगा अपने हाइड्रो पावर प्लांट्स का, ताकि वो चेंजेस वाटर फ्लो और अवेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करे। तीसरा जो है इसमें बोला गया है कि जो ब्रिकलिन्स का है जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना पड़ेगा, और चौथा जो है नॉलेज शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा ये काम करना पड़ेगा। देखिए जो इंडस्ट्री और रीजनल बर्निंग के वजह से जो है सॉलिड फ्यूल्स है जो 45 to 66% जो है रीजनल एंथ्रोपोजेनिक ये ब्लैक कार्बन डेपोजिशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, और जो रोड डीजल है ये 7 to 18% है। तो देखिए जब जब भी कोई पॉलिसी आता है, अब जब ये होता है, जब एयर पोल्यूशन की बात की जाती है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि अरे ये गाड़ियाँ इतनी चल रही है गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ देखिए गाड़ियाँ मेन ये नहीं है। मेन ये है कि रेसिडेंशियल बर्निंग जो हो रहा है और सॉलिड फ्यूल जो हो रहा है, ये मेन रीज़न है जो है तुम्हारे ये एयर पोल्यूशन का और का ब्लैक कार्बन P2.5 ये 0.5 का। तो आप जब भी पॉलिसी आए तो थोड़ा डाटास के हिसाब से चलिए, कि वर्ल्ड बैंक ने ये डाटा दिया है कि इंडस्ट्री और जो है रेसिडेंशियल बर्निंग
45 और 66% के लिए मैटर करती है, और जो रोड डीजल है वो 7 to 18% के लिए मैटर करता है। तो आइए देखते हैं हम दूसरा आर्टिकल। इस आर्टिकल के लिए बस इतना ही। मेक श्योर आप इस आर्टिकल को या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या तो बहुत अच्छे से समझ के ले लीजिए। अगर नहीं समझा हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए और अच्छे से समझ के ले लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा आर्टिकल। देखिए ये आर्टिकल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस इतना बताया कि इसराइल में नई गवर्नमेंट आने वाली है। किसकी गवर्नमेंट है? ये ऑपोजिशनल लीडर जो है याइर लापिद, इनकी गवर्नमेंट है, जो कि उनके पार्टनर नफ्ती बेनेट के साथ आ रही है। तो यही है, इन्होंने मेजॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। और जो है नेतन्याहू, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अब इनका जो है टेन्योर एंड होने आया। यही पे यहाँ पे वही बात की गई है, तो हमारे इतने किसी काम का नहीं है। अगर कोई एडिटोरियल आएगा इसके रिगार्डिंग कि कैसे ये इंडिया को इफ़ेक्ट करती है, तो मैं बट ऑब्वियस डिस्कस करूँगा उसको आपके साथ। आगे देखते हैं। जो ये देख लेते हैं इसराइल एक्चुअली है कहाँ पे। ये मैंने कल के इसमें भी डिस्कस किया था कि इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज है जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। इसराइल एक बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी के साथ, और इजिप्ट। देखिए कभी भी कोई कंट्री आया तो उसका दो चीज़ याद रख लो, बॉर्डरिंग कंट्रीज, फिर बॉर्डरिंग सी बाउंड्री, उसका कैपिटल, या तो जहाँ पे चीज़ें मतलब घटित हो रही है, द प्लेस ऑफ इवेंट। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब देख लीजिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए गाज़ा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वेस्ट बैंक, जेरूसलम इसका जो है जेरूसलम और टेल अवीव एक कैपिटल है, हैफी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये बस इसके लिए इतना ही, ये मैक प्रैक्टिस के लिए हो गया था। देखो कोलंबो में अभी पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि जो सिंगापुर की जो है MV एक्सप्रेस पर्ल, इसमें आग लग गई थी, जिसमें केमिकल्स और प्लास्टिक थे। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया गया, तो ये आग बुझ पाई है कल या परसों के इसमें। बट अभी जो है पॉसिबिलिटी ये जताया जा रहा है कि इसके चलते जो है पॉसिबल लीक भी हुआ होगा। जो ऑयल लीक की पॉसिबिलिटी है, तो इसी के ऊपर ये सिंगापुर की गवर्नमेंट काम कर रही है। आप ध्यान रखना कि अगर कोई एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है शिप, तो UN क्लोज के तरफ से अगर कोई शिपमेंट आपके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, तो आप उस शिप को जो है ये पेनलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे पेनलाइज किया था शायद श्रीलंका ने। और इवन जो है आप स्वेस कनाल देख सकते हो, थोड़े दिन पहले स्वेस कनाल में एक शिप अटक गई थी, तो वो शिप को भी ये पेनलाइज किया गया था स्वेस कनाल की अथॉरिटी के थ्रू। तो यहाँ पे देखते कोलंबो है कहाँ पे। देखिए ये कोलंबो है, ये श्रीलंका है, ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे पड़ता है। देखिए ये इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर पे, और ये कोलंबो यहाँ पे ये शिप फंसी हुई है। तो बस इतना ही देखेंगे। इस पर पोल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा कि पोल्यूशन में क्या इस जोर चल रहा है। देखिए यूगर में यूगर करके एक एथनिक कम्युनिटी है, जिन्हें जिंग प्यांग में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो एक UK ट्रिब्यूनल बिठाई जाएगी इसमें, ताकि वो टेस्टिफाई कर पाए। 3 लोग ने यहाँ पे टेस्टिमनी दिया है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। एक प्रेग्नेंट लेडी को 6.5 मंथ में ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया गया था। और 2 लोगों को चाइनीज़ सोल्जर्स और चाइनीज़ अथॉरिटी थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्चर किया गया था। उनके पास वीडियो लिंक्स भी है और प्रूफ्स भी है इसके रिगार्डिंग। तो यही देखने आया यहाँ पे। अब हमारे काम का क्या है, यूगर कौन है और ये चाइना में क्या कर रही है। यूगर एक्चुअली एक टर्किश जो है कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरोएस्ट्रियंस को भी फॉलो करती है, जो पारसीस को फॉलो करती है। ये जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन के अंदर रहती है, ये प्रोविंस के अंदर रहती है। तो यहाँ पे से उन्हें भगाया जा रहा था। तो ये जो है चाइना से भाग के टर्की अपने होम कंट्री चले गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग। तो इसमें ये एक ट्रिब्यूनल बिठाई जाएगी। देखिए UK का मतलब यहाँ UK गवर्नमेंट नहीं है, UK गवर्नमेंट का कोई भी बैकिंग नहीं होगा इसके तरफ। ये बल्कि जो ह्यूमन राइट्स लॉयर है जेफरी नाइस, इनके थ्रू जो है ये बिठाया जाएगा, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के केसेस में काम किया है। इवन जो प्रेसिडेंट सोलोबदन मिल्को का जो जिनोसाइड था, वो केस में भी इन्होंने काम किया। और इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ भी इन्होंने काम किया है। लेकिन इनका जजमेंट कुछ भी बाइंडिंग नहीं होगा गवर्नमेंट पे। बट ऑब्वियस ये ग्लोबल इमेज थोड़ा ख़राब कर सकता है, तो कंट्री काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होगी।
देखिए चाइना के बारे में कुछ देख लीजिए, ये सिंघाई है, सिंघाई पोर्ट चाइना का, ये मकाओ और हांगकांग है। वर्ल्ड वॉर के टाइम सिर्फ ये दो पोर्ट खुली थी चाइना की, ये सारी वर्ल्ड वॉर के बाद खुली है। ये बीजिंग है चाइना का कैपिटल। ये इंडिया का म्यांमार रीजन है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार। आइए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। बिडेन ने जो चाइना पे ब्लैक लिस्ट इम्पोज किया और नई कंपनियों को इंक्लूड किया है इसमें, तो ये जो है चाइना काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस पे कि ये जो नया ब्लैक लिस्ट आया है ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और फैक्ट्स और एक्चुअल सिचुएशन को जो इग्नोर कर रहा है। ट्रम्प के एरा में भी इतना जो है रिलेटरली मेथड ये रिलेटरी मेजर नहीं लिया गया था जो कि बाइडन के ये इसमें लिया है। तो इसमें यही देखने मिल रहा है कि जो उन्होंने रेस कर दिया गया, ये उन्होंने सीवियरली जो है मार्केट रूल्स और ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए और यूएस इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ब्लैक लिस्ट, चाइना ब्लैक लिस्ट इशू किया है। तो इसके लिए ये सिर्फ इतना ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है कि ये जो रिलेटरी मेजर्स यूज़ कर सकते हैं इसके खिलाफ। तो चाइना और इसका पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड होने वाला है, चाइना और यूएस रिलेशंस। तो आइए देखेंगे बाद में। नासा ने 2 मिशन लॉन्च किया है वीनस के लिए, जो कि मतलब मिशन पे जाएगी और जो है देखेगी, मतलब रिसर्च करेगी मिशन पे। तो ये 2 मिशन अभी तो बस अनाउंस किया है, आगे देखेंगे अगर कोई आर्टिकल आता है कि कौन से मिशन है। अब ये बताइए कि वीनस जो है सोलार सिस्टम में वीनस की पोजीशन क्या है? अगर ये सन है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, तो मुझे बताइए ये तीनों प्लैनेट में से वीनस कहाँ पे आता है, वीनस का दूसरा नाम क्या है और वीनस का अर्थ से क्या रिलेशन है? मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी आगे देखेंगे। यूएस ऑफर कर रहा है जो AQIM लीडर, AQIM क्या है? अल कायदा इन इस्लामिक मगरेब। ये एक जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा। ये अफ्रीका से, नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका से ऑपरेट करती है। तो आप देख सकते हैं इसका जो इसके जो लीडर है अब्बू उबैद यूसुफ अल अनीबी, इनके जो लीडर है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रखते हैं। ये इंटरनल सिक्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, इवन ये इंटरनेशनल रिलेशन में लिंक कर सकते हैं। तो ये बस इतना ही जानने की कोशिश है कि अल कायदा जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी, जैसे आप देख सकते हैं 2019 में यूपीएससी ने एकदम प्रिसाइजली एक न्यूज़ के बारे में, एकदम प्योरली एक न्यूज़ के बारे में पूछ लिया था मेंस में, तो ये जानना ज़रूरी है। फिर देखिए केरला में बारिश आ चुकी है। देखिए इंडिया का ये सब कॉन्टिनेंट है, ये श्रीलंका है। तो इंडिया में बारिश कभी भी एंटर करती है तो ऐसे आती है। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पहले ये ऐसे जाती है, जो एयर पास जो एयर है, एयर मास ऐसे ट्रैवल होती है, बट इक्वेटर पास करते ही कोरलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ऐसे मुड़ जाती है और पहला एंट्री लेती है केरला से, और केरला से आने के बाद दूसरे स्टेट्स में एंटर करती है। तो सबसे पहला बारिश जो है इंडिया में आपको केरला में ही देखने मिलेगा। तो यहाँ से केरला में बारिश एंटर हो चुकी है, तो एक आध हफ्ते में हमें सब जगह बारिश देखने मिलेगी। तो फिर गाना गाएंगे अपन, मोहब्बत बरसा दो ना तुम, सावन आया है। तो बहुत हो गया गाना, वीडियो चलते पढ़ाई करने। आगे देखते हैं। ये सब कोविड रिलेटेड न्यूज़ है, बस बता दे रहा हूँ कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने अपने ये जो सीख किया है कि इंडेमनिटी जो हम पे इम्पोज किया है उसके लिए सीख किया है, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स ली है। इंडिया में केस आए हैं 1.267 लाख फ्रेश केसेस, जिसमें से 2599 की डेथ हुई है। खुशखबरी ये है कि केस गिरते हुए दिख रहे हैं। बैड न्यूज़ ये है कि तीसरा वेरिएंट आ गया है और दिल्ली तीसरे वेरिएंट में दिल्ली जो है डिटेक्ट करी है कि 44,000 डेली के न्यू केसेस आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं रामदेव बाबा को हाई कोर्ट ने बुलाया है, बोला आप बेटा इधर आ, बच्चा इधर आ। तो सबको बुलाता है, मैं तेरे को बुला रहा हूँ कि तूने ऐसा क्यों बोला कि कोरोनिल ही एक क्योर है कोविड-19 के लिए और एलोपैथी मेडिसिन कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों बोल दिया तुमने बिड़ू। तो आगे देखते दूसरा आर्टिकल क्या है।
सर्विस एक्सपोर्ट जो है राइज़ किए 6.4% से। अब जानने की बात ये है कि सर्विस सेक्टर यहाँ पे जो डाटाज है सिर्फ इस पे बात होगी, तो इसमें बोला है 6.44% से मई में सर्विसेज राइज़ हुए जो कि 7.85 बिलियन तक पहुँची है। और जो है सर्विस इंपोर्ट जो है 0.3% से लेके 10 बिलियन तक जो है पिछले एस्टीमेट्स में बताया गया था। बट ये एस्टीमेट्स में कुछ ये एस्टिमेशन है, आपको स्ट्रिक्टली बता दूँ ये एक एस्टिमेशन है, कोई डाटा नहीं है। तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो वाधवान जी है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया ये चीज़ कि 60% राइज दिखा था आपको मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में और 8% राइज दिखा था, जो कि 8% राइज हायर राइज था मई मंथ के पहले। सर्विस ट्रेड रिकॉर्ड किया है 5.4% हायर सरप्लस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम, जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से। और ये जो इंपोर्ट है चाइना में वो कंसिस्टेंटली राइजिंग दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ लाइक आत्मनिर्भर प्रोग्राम। बट जो वाधवन जी है इन्होंने साफ साफ मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ अफवाह उड़ा रहे हो। तो आगे देखते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। देखिए पीएमआई सर्विस, पीएमआई श्रिंक्स किया है, जॉब कट्स एक्सेलरेट हो गए हैं और 9 मंथ के लो पे चल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पोवर्टी बढ़ेगा। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो पोवर्टी बढ़ता है, ठीक है। पोवर्टी बढ़ेगा तो जो है तुम्हारा हेल्थ ख़राब होगा। अब खाने को नहीं मिलेगा तो सीधी सीधी बात है ना भाई, खाने को नहीं मिलेगा तो हेल्थ ख़राब ही रहेगा। हेल्थ ख़राब रहेगा तो हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो आपका एक तो कमाई में से जो भी कमा रहे हैं वो हेल्थ एक्सपेंडिचर मेडिकल एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब ये मेडिकल एक्सपेंसेस पे ज़्यादा खर्चा होगा तो सेविंग्स कम बचेगी तुम्हारे पास। सेविंग्स कम बचेगी तो फिर से इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से होगा। तो ये एक विशियस साइकिल है जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल के पास। डीओटी ने इशू किया है पीआईएलएस स्कीम। इसमें बोला है कि एमएसएमई नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 10 करोड़। अब देखेंगे इसमें क्या है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने थर्सडे को जो है ऑपरेशन गाइडलाइंस इशू किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 12,195 करोड़ जो है पीएलआई स्कीम के तहत जो है इशू किया जाएगा। और इसमें बोला है कि जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स है वो रजिस्टर कर सकते हैं जून 4 से, और लास्ट 30 दिन के लिए विंडो खुली रहेगी जून 3 तक। और इसमें बोला गया है कि जो तुम्हारा मिनिमम रेवेन्यू क्राइटेरिया है वो मीट करना चाहिए। और इवन जो है बताया गया है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड 10 करोड़ होना चाहिए एमएसएमई के लिए और 100 करोड़ होना चाहिए नॉन एमएसएमई एप्लीकेंट्स के लिए। इवन इसमें बोला गया है कि जो एलिजिबिलिटी होगी वो इंक्रीमेंटल सेल्स पे भी डिपेंड करेगी कि कितना मैन्युफैक्चर गुड का इंक्रीमेंटल सेल्स है। तो पीआईएल के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। 1 अप्रैल को लॉन्च की गई थी नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के थ्रू। इसमें बोला गया था कि जो बड़ा बड़ा बिग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सेक्टर में अट्रैक्ट होगी और ये एनकरेज करेगी डोमेस्टिक मोबाइल फ़ोन मेकर्स को और उनका यूनिट एक्सपांड करेगी और प्रेजेंस एक्सपांड करेगी इंडिया में। इसके तहत जो इंसेंटिव भी जो बताया गया था कि मिलेगा अगर मैन्युफैक्चरर अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो। और इवन बोला था कि 6% जो है इंक्रीमेंटल सेल्स पे इंसेंटिव मिलेगा, जो कि मतलब अगर ये जो 15,000 या ज़्यादा से मोबाइल सेल करेंगे तो उस पे। और यहाँ पे बोला गया था कि जो इंसेंटिव है जो 200 करोड़ पे लास्ट 4 साल के लिए खर्चा किया जाएगा। और इसके आगे देखते हैं क्या है। इसका टेनवर था 5 साल के लिए जो कि 2019-20 से चालू होता है और ये चलेगा शायद 24-25 तक। बेस ईयर इसे ही मान के चला गया है 1920 को। और यहाँ पे जो है यही बात बोली गई है कंपनी कौन सी है एलिजिबल की। जो सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एलिजिबल है जो कि रजिस्टर की गई है इंडिया में, ठीक है। और कंपनीज या तो फिर या तो नई यूनिट या तो प्रीवियस यूनिट भी इसमें जो है हाथ मार सकती है, बोले तो स्कीम में फ़ायदा उठा सकती है। ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ नहीं कंसीडर किया जाएगा इंसेंटिव के तौर पे, ठीक है।
तो आइए बढ़ते, बस आज के लिए इतना ही। एडिटोरियल के लिए मैं अब भी आधे घंटे में एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें देखेंगे हम द हिंदू का पूरा एडिटोरियल। और देखिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडिटोरियल के लिए अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ये 30 मिनट का वीडियो देख के 40 मिनट का वीडियो देख के आप वैसे खुद बोर हो जाते हो। तो एडिटोरियल के लिए ना 5 मिनट का ब्रेक लो। मेरा 20 मिनट से 25 मिनट का एक वीडियो रहेगा एडिटोरियल पे, उसे आप चाहिए तो देखिए। अगर पेस आपका सही है तो आप 2/x की स्पीड में भी मेरी वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं ठीक है तो 1/x की स्पीड में भी देख लो। जो गलतियाँ हो गई वीडियोज़ के माफ़ कर दो, क्योंकि अपन भी इंसान है ना बॉस। तो अपने चैनल को लाइक करने का, अपने वीडियोस को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, घंटी का आइकन दबाने का, नहीं तो अपन घंटी बजा देगा भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद, स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड। एक और बात कि मेरे जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बिड़ू, और उसके नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, उसको जाके फॉलो करो जल्दी से जल्दी, ताकि मैं अच्छे से अच्छे हिंदू न्यूज़ एनालिसिस तुम्हारे लिए ला सकूं और यूपीएससी के प्रिपरेशन को आपके लिए और इजी बना सकूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।